वेलकम टू डीयू की पढ़ाई सब्सक्राइबर्स। तो आज यार हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप इसे टेलीग्राम चैनल पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं क्या है हमारे कोर्स के अंदर। सबसे पहले ये वैल्यू एडिशन कोर्स का पार्ट है। इसमें यार सबसे पहला चैप्टर हमारा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। इसका सिलेबस आपको यार यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अंदर बेसिकली हमको 3 टॉपिक्स कवर करने हैं। ये सारे हैं फेडरल रिपब्लिक, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर। इसके बाद है सोवरेनिटी, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। इसके बाद है सेकुलरिज्म एंड सर्वधर्म समभाव। सब कुछ हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा, बहुत आसान है चीज़ें। ठीक, शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? संविधान, सबको पता है। कॉन्स्टिट्यूशन अब है क्या हमारा यार, एक बेसिक सी डेफिनेशन इसकी देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड लॉज that constitute the legal basis of our organization or country and determine how that entity is to be governed। यानी संविधान क्या है? नियमों और सिद्धांतों और कानूनों का समूह है जो कि ये डिसाइड करता है कि कोई संगठन या नेशन या राष्ट्र कैसे चलेगा, उसकी कानूनी इकाई क्या होगी, उसका कानूनी आधार क्या होगा। ठीक है, उसमें क्या लिखे हुए होते हैं? रूल्स एंड लॉज, यानी हम इसे बुक ऑफ लॉ भी कह सकते हैं। एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा? बुक ऑफ लॉ। तो ये हो गया यार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की एक बेसिक सी डेफिनेशन। उसके बाद है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमें पढ़ना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं सारी चीज़ें यार आपको पॉइंट वारी लिख करके दी गई हैं। इसमें आप इसको डिटेल में एकदम पढ़ सकते हैं। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, यानी ये भारत का सर्वोच्च कानून है, सबसे ऊपर का कानून है। इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट लेज फोर्थ अ सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर हाउ द नेशन विल बी गवर्नड। एक लीगल डॉक्यूमेंट है, कानूनी दस्तावेज है, जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि हमारे नेशन को कैसे रन किया जाएगा, कैसे गवर्न किया जाएगा, शासन कैसे चलाया जाएगा। ये सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है यार वर्ल्ड का, हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू लिखा गया था, जिसके मेंबर्स जो थे इलेक्ट किए गए थे पीपल्स के द्वारा 1946 में, जुलाई में पीपल्स ने इलेक्ट करके कुछ लोगों को भेजा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, और उन्होंने फिर हमारे संविधान को लिखा था। लगभग 2 साल 11 महीने 13 दिन का टाइम लगा था यार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में। और उसको फाइनली अडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इफ़ेक्टिव हुआ ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 26 जनवरी 1950 को फिर इफ़ेक्टिव हुआ, जिस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं इंडिया का। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अडॉप्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, और इफ़ेक्टिव कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक, उसके बाद से यार इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स देखने को मिलते हैं। लगभग 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स हो चुके हैं इसमें पिछले 74 सालों में। लेकिन इसका जो फंडामेंटल फॉर्म है वो अभी तक नहीं बदला, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो नहीं चेंज हुआ है। ठीक, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा लागू हुआ तो इसके पहले क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमको रूल कर रहा था, जिसके तहत हमको डोमिनियन ऑफ इंडिया कहा जाता था, यानी हम अंग्रेज सरकार के अंडर शासन हमारा होता था। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 ये हट गया, और हमारा जो गवर्निंग डॉक्यूमेंट था वो क्या बन गया? हमारा खुद का संविधान। उसके बाद हमको रिपब्लिक ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, यही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये सारे पॉइंट्स में
ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप एक बार ही पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है। The Constitution replaced the Government of India Act 1935 as the country's fundamental governing document, and the Dominion of India became the Republic of India। वही चीज़ें हैं। ठीक है। उसके बाद फीचर्स पे हम यार थोड़ी चर्चा करते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। सबसे पहले इसमें यार प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या होता है हमारा? प्रियम्बल जो सबसे पहला पेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इस तरीके से आपको कुछ देखने को मिल जाता है प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है? बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। क्या है? इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, जो कि हमारे जो फ्रेमर्स थे उनके इंटेंशन को शो कर रहा है और हिस्ट्री दिखा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिएशन की। इसमें क्या क्या है? कुछ कोर वैल्यूज़ हैं और प्रिंसिपल्स हैं नेशन की, जिनको दर्शाया गया है प्रियम्बल के अंदर। वो कोर वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स क्या क्या हो गई हमारी? डेमोक्रेटिक, सेकुलर, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें हमारे कोर वैल्यूज़ हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमको प्रियम्बल के अंदर दर्शाई गई हैं, जो कि एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। अगली पॉइंट में यार है कि इट इज़ इंडिकेटेड बाय प्रियम्बल दैट द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया। यानी सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो पीपल ऑफ इंडिया से बिलोंग करती है, यानी हमसे बिलोंग करती है। आप सबसे पहले जब पढ़ेंगे प्रियम्बल को तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, है ना। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये उनको ये दर्शाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी किससे बिलोंग करती है? पीपल ऑफ इंडिया से। ठीक। प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। प्रियम्बल में क्या दिखाया गया है कि हम जो है इंडिया क्या है? सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एक नेशन है। ठीक। ऑब्जेक्टिव्स जो स्टेट किए गए हैं, दर्शाए गए हैं प्रियम्बल के अंदर, वो क्या क्या है? टू सिक्योर जस्टिस, यानी सबको न्याय, लिबर्टी, इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स एंड प्रमोट फ्रैटर्निटी टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी भाईचारा और एकता बना रहे नेशन का, ये ऑब्जेक्टिव है हमारे प्रियम्बल का। ठीक। उसके बाद यार लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप सबको पता भी होगा कि हमारा जो संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है पूरे विश्व के अंदर। इतना बड़ा संविधान किसी और कंट्री का नहीं है। एकदम डिटेल में लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एलेबोरेट करके। ठीक है। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव, एलेबोरेटेड एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। तो कुछ रीजंस थे यार जिसकी वजह से हमको इतना लंबा संविधान लिखना पड़ा, क्योंकि हमारे जो नेशन है ना वो एक डाइवर्स कल्चर का नेशन है। अब इसमें आप आगे पॉइंट्स में देखेंगे तो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पहली पॉइंट में है प्लूरलिस्ट कैरेक्टर एंड मल्टी कल्चरलिज्म ऑफ इंडियन स्टेट्स, यानी हमारा जो इंडिया है यहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, है ना। डाइवर्सिफाइड है, बहुत सारी चीज़ें, आप अलग अलग जगहों पे जाएंगे अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। तो सबके इंटरेस्ट को एकोमोडेट करना था, सबके लिए कानून लिखने थे ताकि कोई एक दूसरे पर राज ना कर सके, है ना। तो उन सबको सबके इंटरेस्ट को एकोमोडेट किया गया है हमारे संविधान के अंदर। और एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था हमको, बोथ फॉर सेंटर एंड स्टेट्स, यानी दोनों के लिए, जो सेंटर होगा और स्टेट होगी, दोनों के लिए एक ही संविधान होगा, अलग अलग संविधान पे काम नहीं कर रहे होंगे। एंड इंडिया इज़ अ डाइवर्स लैंग्वेज स्पोकन बाय डिफरेंट रीजन्स, है ना, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो लैंग्वेज को भी हमको प्रेफरेंस देनी थी, उनको भी हमको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल करना था, सबके लिए लॉज बनाने थे। और हमारा जो इंडिया है वो बहुत बड़ा कंट्री है विद एन एग्रेरियन इकोनॉमी। यहाँ पे हमारे क्या है? एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब है यार एग्रीकल्चरलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ पे हमारे यहाँ खेती सबसे ज़्यादा होती है, तो खेती के लिए भी कानून बनाने थे, है ना। कैसे सरकार अनाज खरीदेगी, का क्या रूल होगा, तो इन सब के लिए भी अलग कानून लिखे गए। और कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे हमारे, उन्होंने क्या सोचा कि हमारा इंडिया एक मिक्स्ड इकनॉमी रहेगा, यानी जहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट कर रहे होंगे।
यानी गवर्नमेंट की ओनरशिप भी होगी और प्राइवेट ओनरशिप भी होगी, ठीक है। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से हमको इतना लंबा संविधान लिखना पड़ा, क्योंकि सबके लिए कानून लिखने तो लिखते लिखते बड़ा संविधान हो गया। अगला पॉइंट है हमारा ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यानी हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो अलग अलग नियम कानून और प्रिंसिपल्स हैं इनको अडॉप्ट करा है अलग अलग जगहों से, ठीक है। बहुत सारे इसके जो प्रावधान है यार, मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजंस आर बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, तो बहुत सारे प्रोविजंस हमने इससे अडॉप्ट करें। जो हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है। उसके बाद फिलोसॉफिकल पार्ट जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, इसको हमने अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। यानी फंडामेंटल राइट्स को हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट और डीपीएसपी को हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। तो ये हो गया हमारा फिलोसॉफिकल पार्ट। उसके बाद है पॉलिटिकल पार्ट। पॉलिटिकल पार्ट के अंदर क्या है, हमारा जो कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और रिलेशंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, यानी जो हमारी गवर्नमेंट का सिस्टम है इसको हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। ये हो गया हमारा पॉलिटिकल पार्ट, ठीक। तो ये रहा हमारा ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज का पॉइंट। उसके बाद है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी हमारी जो गवर्नमेंट होगी वो पार्लियामेंट्री फॉर्म होगी उसकी, यानी एक पार्लियामेंट होगा और उसमें लीडर्स चुन करके आएंगे और वो कानून बनाएंगे हमारे लिए, ठीक है। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है। ब्रिटिशर्स के यहाँ पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, ना कि हमने अमेरिका का प्रेसिडेंशियल अडॉप्ट किया है, क्योंकि अमेरिका में जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो हमने अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ना अडॉप्ट करके ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है, ठीक है। और पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है यार वो किस पर बेस्ड है, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन पे बेस्ड है। किस किस के बीच में, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के बीच में। लेजिस्लेटिव कौन है, जो हम जिनको इलेक्ट करके भेजते हैं, ठीक है, जिनको हम वोट देके इलेक्ट करते हैं। और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन क्या है, जो लेजिस्लेचर कानून बनाता है उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं वो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, यानी आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, ये सारे जो है हमारे एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के अंदर आते हैं, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसमें ये भी लिखा गया है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो पार्लियामेंट्री सिस्टम पे काम नहीं करेगी, स्टेट गवर्नमेंट्स में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम होएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा अगला पॉइंट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आप सभी को पता ही है कि 18 साल से ऊपर जो भी है उन सबको वोट करने का राइट देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और हर आदमी के वोट की एक ही वैल्यू होगी, यानी 1 पर्सन 1 वोट, और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सबको वोट देने का अधिकार है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, रेस, रिलीजन और स्टेटस, ठीक। और इससे क्या मेंटेन रहती है हमारी, पॉलिटिकल इक्वालिटी मेंटेन करता है ये, है ना। एक राजनैतिक इक्वालिटी जो है, पॉलिटिकल इक्वालिटी इंडिया के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू मेंटेन होती है। उसके बाद है हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी जुडिशरी को हमारे संविधान में इंडिपेंडेंट रखा गया है। इसमें लिखा हुआ है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस इंडियन जुडिशरी टू बी फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, यानी इंडियन जो जुडिशरी है वो फ्री है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से, यानी ये दोनों उसके ऊपर शासन नहीं करेंगे जो जुडिशरी पार्ट है हमारा। तो इसके अंदर क्या आता है हमारा यार, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे ऊपर की कोर्ट मानी गई है, अपेक्स कोर्ट। उसके बाद ये हमारे हाई कोर्ट्स जो कि स्टेट लेवल के कोर्ट्स होते हैं, है ना। फिर हाई कोर्ट के अंदर जो आते हैं, हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स, अदर लोअर कोर्ट्स। उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट भी कहा जाता है, और ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, ठीक है, यानी सबसे उच्च न्यायालय जिसको हम बोलते हैं। और फंडामेंटल राइट्स का गारंटर भी यही है, यानी फंडामेंटल राइट्स का अगर आपके उल्लंघन होता है
तो ये गारंटी करता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन अगर किसी ने किया है तो उसको सज़ा मिले। और ये गार्जियन भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविज़न्स किए गए हैं इसकी इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, फिर है हमारे फंडामेंटल राइट्स, ये आप सभी को पता ही है। फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है यार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये जस्टिशिएबल इन नेचर होते हैं। जस्टिसिएबल इन नेचर का मतलब क्या है? इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट्स ऑफ देयर फॉर देयर वायलेशन, यानी अगर इनका उल्लंघन होता है, अगर कोई भी राइट आपकी कर्टेल होती है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि जज साहब, हमारा ये वाला राइट का उल्लंघन हुआ है, या गवर्नमेंट ने हमारे ये वाले राइट के खिलाफ जाके काम किया है, तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा पार्ट थर्ड के अंदर है हमारी ये सारे फंडामेंटल राइट्स। पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स, और पार्ट थर्ड में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, और आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में, यानी 12 to 35 ये जो आर्टिकल है हमारा, ये पूरा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। 6 फंडामेंटल राइट्स यार यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं आपके: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, और अगले पॉइंट में वही बात लिखी हुई है कि in case of any violation of those rights by the governmental institution or any institution can be challenged in the Supreme Court and State High Court। अब कहीं भी जाके अगर कहीं वायलेशन हो रहा है तो चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा डीपीएसपी। डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसको यार बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते थे कि ये एक नॉवेल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसको भी हमने पार्ट 4 में रखा हुआ है, और इसको हमने अडॉप्ट किया है आयरिश रिपब्लिक से। ठीक, आयरिश रिपब्लिक से अडॉप्ट किया है डीपीएसपी। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू आवर पीपल। यानी इसका मोटिव क्या था कि हम लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिला सके। डीपीएसपी का मेन मोटो यही है। DPSP aims at establishing a welfare state in India where there will be no concentration of wealth in hands of a few। यानी DPSP ये इंश्योर करता है कि इंडिया के अंदर वेल्थ जो है वो किसी एक आदमी के पास या किसी एक ही गवर्नमेंट के पास हमेशा नहीं बनी रहेगी। वेल्थ का जो है डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, है ना, यानी पैसा और पावर डिवाइडेड रहेगी, कोई एक ही बंदा लेके अपना अधिकार जमा के नहीं बैठ जाएगा। दे आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, यानी ये जस्टिशिएबल इन नेचर नहीं है, इनको कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं इन्फोर्स किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला टॉपिक फेडरल रिपब्लिक। इसको हम आगे डिटेल में कवर करेंगे, फेडरल को अलग और रिपब्लिक को अलग। पहले देखते हैं कि फेडरल रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। फेडरल रिपब्लिक इज़ अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स विद अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल रिपब्लिक हम उसको बोलते हैं, उस नेशन को बोलते हैं जहाँ पे स्टेट्स का फेडरेशन हो और गवर्नमेंट कैसी हो, रिपब्लिकन फॉर्म में हो। ठीक है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? At its core, the literal meaning of the word republic, when used to reference a form of government, means a country that is governed by elected representatives and by an elected leaders, such as president, rather than by a monarch। यानी एक ऐसी कंट्री जहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो कौन होगा? इलेक्टेड होगा। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा वो कंट्री चलाई जाएगी, और एक इलेक्टेड लीडर होगा वहाँ का। इलेक्टेड लीडर जैसे हमारे यहाँ होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, है ना, 5 साल के लिए उनको इलेक्ट करके रखा जाता है, ना कि मोनार्क। कोई ऐसा आदमी को नहीं बैठाया जाएगा रिपब्लिक कंट्री के अंदर जो कि हमेशा ही बना रहे, जैसे चाइना में होता है ना, मोनार्की सिस्टम जहाँ पे होते हैं, वैसा हमारे यहाँ नहीं है। तो फेडरल का मतलब हम समझते हैं क्या है।
Federal Republic. In a federal republic, a division of power exists between the federal government and the government of the individual subdivision. फेडरल रिपब्लिक का मेन जो सिस्टम है वो ऐसे काम करता है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट का डिवीज़न होता है वो पावर के बेसिस पे जो है वो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट पे आता है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट पे आता है ना। तो वही इसमें लिखा हुआ है, डिवीज़न ऑफ पावर एग्जिस्ट बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट यानी जो सेंटर की गवर्नमेंट होगी एंड द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिविजुअल सब डिविजन्स, और उसके नीचे जो सब डिविजन्स होंगे यानी स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट्स, ये हो गया। ठीक है। फेडरलिज्म इज़ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और फेडरलिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और इसको हटाया नहीं जा सकता। कल कोई पार्लियामेंट में बिल नहीं पास कर देगा कि हमारा फेडरल सिस्टम ख़त्म है, हटाओ यहाँ से सारी गवर्नमेंट ही वो, है ना। ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती जब तक कि जुडिशियल रिव्यू ना किया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है। अब फेडरल के अंदर टू एंड मोर लेवल्स या टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट यानी दो या दो से अधिक लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो सकती हैं। जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके बाद फिर लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ आती हैं उसके अंदर ना। तो इसमें कई सारे लेवल्स हो जाते हैं गवर्नमेंट के ये। उसके बाद हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का यानी जो ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे उनके अपनी ज्यूरिस्डिक्शन होगी, यानी अपना मैटर होगा कि हर गवर्नमेंट किस पे काम कर रही होगी, किसको कहाँ से टैक्स जा रहा होगा, और एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज़ क्या होगी, लेजिस्लेशन की पॉलिसीज़ क्या होंगी, है ना। हालांकि वो सेम सिटीज़न को गवर्न कर रहे होते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी हम पे शासन करती है और स्टेट गवर्नमेंट का भी शासन होता है ना। पावर एंड फंक्शंस ऑफ ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो पावर्स हैं और जो काम है, शक्तियाँ हैं गवर्नमेंट की हर लेवल की, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गारंटी करा गया है, एकदम लिखा गया है उन सारी चीज़ों को। और सुप्रीम कोर्ट किस लिए है? सुप्रीम कोर्ट है डिस्प्यूट्स को सेटल आउट किया जा सके, जो भी गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंट लेवल्स के डिस्प्यूट्स हों। उसके बाद है हमारा रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब मैंने बताया ऊपर कि ऐसी कंट्री जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड पर्सन हो, यानी head of a particular state is an elected person and not someone from hereditary monarch, ना कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मोनार्की के द्वारा शासन चलाया जाए, है ना। इंडिया इज़ नोन एज रिपब्लिक कंट्री बिकॉज द पीपल ऑफ इंडिया एलेक्ट द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट यानी हम जो है इंडिया के लीडर को इलेक्ट करते हैं, इसलिए हमें रिपब्लिक कंट्री कहा जाता है। ठीक। और it is stated that India has a president elected directly for a specific time as mentioned in the Constitution of India which is 5 years, यानी हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है, वो 5 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं, ऐसा हमारे संविधान में लिखा गया है। और हमको सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को अंदर इंडिया को, और एंड इट मस्ट कंटिन्यू टू बी द सेम, और ये ऐसे ही बना रहेगा और इसे नहीं हटाया जा सकता, है ना। डेमोक्रेसी को, सोवरेन रिपब्लिक पार्ट को, इन सबको नहीं हटाया जा सकता। उसके बाद है हमारा यार अगला टॉपिक रूल ऑफ लॉ, है ना। सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना आराम से, तो ज़्यादा आसान है, ज़्यादा टफ है नहीं, तो आराम से पढ़ते रहो। जैसे जैसे मैं बोलते जाता हूँ जो इनका मीनिंग लिखा वो अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है मैं डायरेक्ट आपको हिंदी में बता रहा हूँ। अब एक बारी पढ़ोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन। सिंपल शब्दों में, इन सिंपल वर्ड्स, रूल ऑफ लॉ refers to the supremacy of the law of the land over any other elected representative or authority in a country। यानी रूल ऑफ लॉ का मतलब है किसी भी रिप्रेजेंटेटिव या अथॉरिटी का शासन नहीं होगा इंडिया के अंदर। एक कानून है, उसी का शासन रहेगा, कानून डिसाइड करेगा कि क्या होगा कंट्री के अंदर,
रूल ऑफ लॉ मीन्स पीपल आर रूल्ड बाय लॉ नॉट बाय देन। यानी रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि लोगों को कानून के द्वारा शासन किया जा रहा है, ना कि कोई आदमी के द्वारा। हमको प्रधानमंत्री नहीं डिसाइड कर रहा है कि शासन कैसे चल रहा होगा, इंडिया में क्या हो रहा होगा। कानून डिसाइड कर रहा है कि कैसे चलाया जाएगा शासन को, प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, है ना। Apart from this crucial meaning, a rule of law means few more things like there is no room for arbitrariness, यानी यहाँ उल्टी सीधी चीज़ों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। उसके each individual enjoys some fundamental rights and the highest judiciary is the final authority in maintaining the sanctity of the लॉ ऑफ द लैंड। और हर इंडिविजुअल को कुछ ना कुछ फ्रीडम मिली हुई है, सबको बराबर का अधिकार मिला हुआ है, यानी जिसको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। और जुडिशरी जो है वो फाइनल अथॉरिटी है जो कि मेंटेन करेगी कानून को, ठीक। फिर इसके अंदर यार हमारा दो टॉपिक है, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ के अंदर हमें ये मेन पॉइंट्स हैं सारे, क्या क्या है देखते हैं हम इसको। सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ का मतलब है कि कंट्री के ऊपर जो लीगल डोमिनेंस है और वो एब्सोल्यूट पावर जो है वो लॉ का है, कानून का है। और लॉ जो है सबके ऊपर, लॉ अप्लाइज टू एवरीवन इंक्लूडिंग फार्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और कानून सबके ऊपर लागू होता है, चाहे वो एक किसान हो, आम किसान हो, चाहे वो शासक ही ना क्यों ना हो या एडमिनिस्ट्रेटर हो, सबके ऊपर कानून लागू होता है। लॉ एस्टेब्लिश्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ मस्ट बी इन्फोर्स्ड थ्रू आउट द लैंड एंड विद नो एक्सेप्शंस। यानी जो भी जुडिशरी ने जो भी अप्रूवल दे दिया जिस लॉ को, वो सबके ऊपर बराबरता से लागू होगा, किसी के लिए अलग अलग नहीं होगा, ठीक है। एंड नो पर्सन हैज़ द राइट टू इम्पोज लॉज ऑन देमसेल्फ। और किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने ऊपर कानून लगा ले। कल को कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरा अपना कानून है कि मेरे को कोई एक झापड़ मारेगा तो मैं उसका खून कर दूंगा, है ना। ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि ये मेरा कानून है, ठीक है। सो नो पर्सन हैज़ द राइट टू इम्पोज लॉज ऑन देमसेल्फ। उसके बाद है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कानून की नज़रों में सब बराबर हैं। दिस मीन्स दैट लॉ शुड बी एडमिनिस्ट्रेड इन अ जस्ट एंड फेयर मैनर, यानी सबको एक नज़रों से देखा जाएगा, चाहे उसकी पोजीशन कुछ भी हो, वट एवर हिज पोजिशंस और रैंक में बी, शुड बी सब्जेक्टेड टू द सेम लॉ। और उसके ऊपर सेम कानून लागू होंगे। एंड द प्रोसीजर हैज़ एवरीवन एल्स इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस। और जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, चाहे उसकी रैंक कुछ भी क्यों ना हो, उसके ऊपर जो कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर सेम तरीके से ट्रीटमेंट होगी। और एवरी ऑफिशियल फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर डाउन टू द कांस्टेबल और अ कलेक्टर ऑफ टैक्स इज अंडर द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी एक्ट डन विदाउट लीगल jurisdiction हैज़ एनी अदर सिटीजन्स। यानी गवर्नमेंट का हर ऑफिशियल, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे कलेक्टर हो, सबको सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ट्रीट किया जाएगा, चाहे उन्होंने कुछ भी एक्ट क्यों ना किया हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। उनके ऊपर जो लीगल जुरिस्डिक्शन लागू होगा वो एकदम सेम होगा, जो भी जैसे कि एक आम नागरिक के ऊपर लगता है, ठीक है। यानी अगर एक साधारण इंसान को किसी चीज़ के लिए फांसी की सज़ा दी जाती है, तो प्रधानमंत्री को भी फांसी की ही सज़ा दी जाएगी, उनके लिए अलग कानून नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है यार हमारा अगला टॉपिक, सेपरेशन ऑफ पावर। पढ़ते हैं इसे, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर है यार या डिवीज़न ऑफ गवर्नमेंट इनटू ब्रांचेस। मेनली इसका मतलब यही है, डिवीज़न ऑफ गवर्नमेंट इनटू ब्रांचेस। यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 डिवीज़न्स करता है हमारी गवर्नमेंट के। पहला है लेजिस्लेचर, फिर है एग्जीक्यूटिव, उसके बाद है जुडिशरी, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है और सबकी इंडिपेंडेंट अपनी अपनी पावर्स हैं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और कोई एक दूसरे की पावर को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता,
ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ऐसा मेंटेन करने के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं। एक ऐसा डिवीज़न स्ट्रक्चर है यार, ये बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर, इसमें गवर्नमेंट के पावर्स को डिवाइड किया गया है, ठीक है। उसके बाद है इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में यार इसका इंटेंशन क्या है हमें ये पढ़ना है। तो इंटेंशन बिहाइंड a system of separated power is to prevent the concentration of power by providing for checks and balances। यानी इसको, इसका जो इंटेंशन है वो है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो है वो किसी एक के हाथ में ना रह जाए, इसीलिए ये सिस्टम लागू किया गया है। और इन सिस्टम को लागू करने का मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनेगा जहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम होगा, यानी एक दूसरे के ऊपर हम देख सकते हैं कि सही काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जैसे अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है तो उसको हमारे कोर्ट में जाके फिर चैलेंज कर देते हैं कि ये लॉ को रिव्यू किया जाए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फिर जज डिसीजन देता है क्या है ना। तो ये हो गया सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस का। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है इसका। इट विल सेफ गार्ड फ्रीडम ऑफ ऑल एंड एलोकेट ईच फंक्शन टू द सुटेबल गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट फॉर इफेक्टिव डिस्चार्ज एंड देयर रेस्पेक्टिव ड्यूटीज़। और इससे क्या होगा, सेपरेशन ऑफ पावर से ये हमारी जो फ्रीडम है उसको अलग अलग जो ऑर्गन्स की जो फ्रीडम है उसको मेंटेन करके रखेगा, और जो स्टेट है उसके जो डिफरेंट ऑर्गन्स है वो अपनी ड्यूटीज़ को इफ़ेक्टिवली डिस्चार्ज कर पाएंगे, है ना। अब कॉन्सेप्ट इसका अगर यार हम देखें कहाँ से निकल कर के आता है, तो हमने इसको सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट देखा गया था एरिस्टोटल के वर्क्स में, चौथी सेंचुरी यानी चौथी शताब्दी BCE में, जहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया था गवर्नमेंट की एजेंसीज़ को लेकर के। उन्होंने तीन चीज़ें बोली थी, जनरल असेंबली और पब्लिक ऑफिशियल एंड जुडिशरी को लेकर, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। उसके बाद एंशियंट रोमन रिपब्लिक में भी हमें कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। 18वीं शताब्दी के एक फ्रेंच फिलोसफर थे, अगर मॉडर्न टाइम्स की हम बात करें तो 18वीं शताब्दी के एक फ्रेंच फिलोसफर थे, इनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। आपने इनका नाम पहले भी सुन रखा हो शायद। तो इन्होंने एक अपनी डॉक्ट्रिन दी थी जो हाईली सिस्टमैटिक थी और साइंटिफिक थी। उन्होंने अपनी किताब में भी ये लिखा था, इनकी किताब का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉस। तो उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर के बातें करी थी उसमें, और उनका वर्क जो था वो इंग्लिश सिस्टम के ऊपर बेस्ड था, और जो पावर की डिस्टिंक्शन थी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच में डिवीज़न का, उसके ऊपर उन्होंने बातें कही थी। और इस आइडिया को बाद में आगे डेवलप किया गया जॉन लॉक के द्वारा। यानी कॉन्सेप्ट मतलब यही है यार कि बेसिकली इसकी हिस्ट्री क्या क्या रही है, कहाँ कहाँ से ये सारे कॉन्सेप्ट जो है डिवीज़न ऑफ पावर का निकल कर के आया है। अब मीनिंग क्या होता है यार डिवीज़न ऑफ पावर का। अब सेपरेशन ऑफ पावर जो है ना, उसकी अलग अलग डेफिनेशंस अलग अलग ऑथर्स के द्वारा दी जाती है, लेकिन एक जनरल मीनिंग की अगर हम बात करें सेपरेशन ऑफ पावर की, तो वो उस ऐसा होता है कि उसमें तीन फीचर्स होते हैं बेसिकली। पहला होता है कि अ पर्सन फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ वन ऑर्गन शुड नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अनदर ऑर्गन। यानी अगर कोई व्यक्ति एक ऑर्गन का पार्ट है तो वो उसी टाइम पे दूसरे ऑर्गन का पार्ट नहीं हो सकता। यानी अगर कोई लेजिस्लेचर का पार्ट है तो वो उसी टाइम पे जुडिशरी का पार्ट नहीं बन सकता। यानी अगर कोई विधायक है या अगर कोई मंत्री है तो वो जज भी नहीं हो सकता उसी टाइम पे। यानी दोनों का अलग अलग ज्यूरिस्डिक्शन है। अगर कोई IAS ऑफिसर है यानी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, तो वो उसी टाइम पे MP भी नहीं बन सकता। उसके लिए उसको पहले हटना होगा IAS ऑफिसर के पद से, तब वो जाके MP बन सकता है। यानी एक ही टाइम पे उसी अलग अलग ऑर्गन्स के पार्ट नहीं हो सकता एक ही आदमी, है ना। ये हो गया इसका मतलब। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, वन ऑर्गन शुड नॉट इंटरफेयर विद द फंक्शनिंग ऑफ द अदर ऑर्गन्स। यानी एक ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दूसरे ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के फंक्शन में कोई अड़चन नहीं डालेगा। यानी एग्जीक्यूटिव के फंक्शन में लेजिस्लेचर तो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, और जुडिशरी के फंक्शन में लेजिस्लेचर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, है ना। उनके जो फंक्शंस हैं वो उसके काम में अड़चन नहीं डालेगा। यानी लेजिस्लेचर ये नहीं बोलेगा कि जज तुम ऐसा करो,
और आईएएस ऑफिसर ये नहीं बोलेगा कि तुम जो है जज साहब इसको ये सज़ा दे दो, ये वो है ना। तो एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के फंक्शंस को में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ये हो गया इसका मतलब। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है वन ऑर्गन शुड नॉट एक्सरसाइज द फंक्शंस बिलोंगिंग टू अनदर ऑर्गन, यानी जो फंक्शंस हैं इन दूसरे ऑर्गन्स के वो उसको एक्सरसाइज नहीं करेगा, यानी सज़ा देने का काम जज का है। तो सज़ा देने का काम एग्जीक्यूटिव ऑर्गन नहीं करेगा, यानी आईएएस ऑफिसर सज़ा नहीं देंगे। सज़ा देने का काम जज का है, यानी जज का फंक्शन जज ही करेगा, यानी जुडिशरी का फंक्शन जो है हमारा वो जज ही करेगा। और जो लेजिस्लेचर का पार्ट है, यानी उनका काम क्या है, कानून बनाना। कानून बनाने का काम एग्जीक्यूटिव पार्ट फिर नहीं करेगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पार्ट का काम है कानून को इम्प्लीमेंट करवाना ना। तो इस तरीके से वन ऑर्गन शुड नॉट एक्सरसाइज द फंक्शन बिलोंगिंग टू द अनदर ऑर्गन्स। ये हो गई इसकी मीनिंग यार। सिग्निफिकेंस इसका देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर का। सब सिग्निफिकेंस इसके बहुत सारे महत्व हैं। प्रिवेंट्स, पहला है प्रिवेंट्स अथॉरिटेरियनिज्म, यानी किसी एक ही व्यक्ति के हमेशा अथॉरिटेटिव होने से ये रोकता है सेपरेशन ऑफ पावर। यानी कोई एक ऑर्गन ही अथॉरिटी अपनी नहीं जमा सकता। अगर मान लो ऐसा सिस्टम ना होता तो सारी पावर तो एक ही ऑर्गन्स के पास होती, सब कुछ एक ही पार्ट कर रहा होता। मान लो जज नहीं होते और एग्जीक्यूटिव पार्ट नहीं होता तो सारी पावर प्रधानमंत्री के पास हो जाती, है ना। तो ये अथॉरिटेरियनिज्म को रोकता है। प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रीडम, ये इंडिविजुअल फ्रीडम को बनाए रखता है। मेंटेन्स द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की सुचारू रूप से शासन चल सके ऐसा ही इंश्योर करता है। फोकस ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, और जुडिशरी को भी इंडिपेंडेंट रहने देता है ये। सेपरेशन ऑफ पावर प्रिवेंट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम इनेक्टिंग एन आर्बिट्रेरी रूल, और लेजिस्लेचर को भी ये रोकता है कि वो कोई उल्टे सीधे कानून ना लगा सके, है ना। कैसे? क्योंकि अगर वो कोई उल्टे सीधे कानून बना देता है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सबसे पहले उसको जुडिशियल रिव्यू कर दिया जाएगा, चैलेंज कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, है ना। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पावर सेपरेशन, यानी संवैधानिक इसका संविधान में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है सेपरेशन ऑफ पावर का, यानी संविधान में क्या क्या चीज़ें इसको लिखी हुई हैं इसको लेकर के। तो आर्टिकल 50 में यार हमको बताया गया है कि जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट रहेगी एग्जीक्यूटिव पार्ट से, है ना, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। लेकिन ये डीपीएसपी के अंदर आता है इसलिए इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। उसके बाद आर्टिकल 123 में लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव हेड जो होगा कंट्री का उसके पास भी लेजिस्लेटिव पावर्स होंगी कुछ, यानी लेजिस्लेटिव पावर्स होंगी कुछ कंडीशंस में, इन सर्टेन कंडीशंस। ऐसा होता है यार प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस के केसेस में, यानी जब हमारी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है उस वक्त अगर कोई कानून की ज़रूरत है तो कैबिनेट से एडवाइस करने पे हमारा प्रेसिडेंट कोई भी कानून इनैक्ट कर सकता है, लगा सकता है, और उसकी सेम वैल्यू होगी जितना कि एक लेजिस्लेचर में पास किए हुए कानून की होती है, ठीक है। ये होता है हमारा प्रोमलगेट और ऑर्डिनेंसेस का केस। उसके बाद आर्टिकल 121 211, इसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि लेजिस्लेचर जो है हमारा वो डिस्कस नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो एक्शंस हैं, जजेस के जो एक्शंस हैं उनको डिस्कस नहीं कर सकता, है ना। यही लिखा हुआ है इस पॉइंट में, द लेजिस्लेचर आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिस्कसिंग द एक्शन ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट को केस को छोड़ के बाकी किसी भी केस में हमारे जो पार्लियामेंट्स हैं उनमें डिस्कशन नहीं किया जा सकता कि जज ने ऐसा डिसीजन दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, ऐसी कभी भी डिस्कशन नहीं होगी पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 361, इसमें लिखा हुआ है कि हमारे जो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर कोई भी लीगल एक्शंस नहीं लिए जा सकते, यानी इनको छूट प्राप्त है, ठीक। उसके बाद है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब है यार
इंडिपेंडेंट अथॉरिटी और पावर विद इट्स सुप्रीम लॉ। यानी सोवरेन का मतलब है कि एक ऐसा नेशन जिसके पास अपनी एक अपनी अथॉरिटी हो, इंडिपेंडेंट हो, अपनी पावर हो और उसके पास अपना एक कानून हो। ठीक है, इसका मतलब है कि इट मीन्स दैट इंडिया हैज़ कंप्लीट अथॉरिटी इन मेकिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजन। यानी इंडिया के पास इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन लेने की अपनी खुद की कंप्लीट अथॉरिटी है। कोई और इसमें इंटरफेयर, कोई दूसरा नेशन इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, स्टेट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर स्टेट फॉर इट्स अफेयर्स। यानी इंडिया किसी और नेशन के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं मेजरली, पहला है एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल। इंटरनल सोवरेनिटी का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल्स विद इन इट्स टेरिटरी। यानी हमारा जो अपना इंटरनल अफेयर्स होता है, यानी हमारे जो इंडिया के अंदर जो कानून होते हैं, जो डिवीजन्स होता है गवर्नमेंट का, जो सिस्टम कैसे काम कर रहा होगा, वो जो है वो उसको हम इंटरनल सोवरेनिटी के अंदर रखते हैं, जिसके अंदर हमारा डिवीज़न आता है गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का डिवीज़न जो है, जो कि है हमारा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंटरनल सोवरेनिटी के अंदर आता है। उसके बाद एक्सटर्नल सोवरेनिटी है। एक्सटर्नल सोवरेनिटी का मतलब है इंटरनेशनल लॉ से अटैच होना। यानी इंडिया इज़ फ्री ऑफ एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इन इट्स ओन अफेयर्स। हम किसी भी बाहरी कानून से मुक्त हैं, कोई हमारे ऊपर कानून नहीं लगा सकता। ठीक है, अमेरिका कोई कानून इंडिया के लिए नहीं बनाएगा। ठीक है, the external sovereignty of India means that it can acquire foreign territory and also cede any part of the Indian territory subject to limitations if any imposed by the constitution। यानी कि हम इंडिया के अंदर की किसी भी टेरिटरी को किसी और भी नेशन को दे सकते हैं और किसी और की टेरिटरी ले भी सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की जो लिमिटेशंस है उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा सोशलिज्म। ठीक है, सोशलिज्म के अंदर यार जो टर्म है सोशलिस्ट वर्ड, इसको ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 के अंदर। ठीक है, इट मीन्स सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी इन द ट्रू सेंस। और सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी, यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से बराबर होना। सोशल इक्वालिटी का मतलब होता है सोशल इक्वालिटी इंटेल्स डिस्करेजिंग डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज एट्सेट्रा। यानी सोशल इक्वालिटी का मतलब होता है कास्ट, कलर और रिलीजन के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना होना, है ना। यानी समाज में सभी तरीके से बराबर होना। Economic equality is an attempt to ensure that the government does everything in its power to make the distribution of wealth and resources equal। यानी इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब है कि सरकार हर वो प्रयास करेगी कि ताकि हमारा जो वेल्थ है, पैसा और पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल रह सके, और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल रह सके, ताकि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है सिटीजन्स का इंडिया के अंदर, वो हमारा इम्प्रूव हो सके। ठीक है, ये हो गया इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब, यानी आर्थिक रूप से बराबर होना। एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के अंदर आई थी हमारी, इसके थ्रू हमने अडॉप्ट किया था ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद है हमारा टॉपिक डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यार आसान सी चीज़ है, सभी को पता ही है। डेमोक्रेसी बेसिकली क्या होती है? लोकतंत्र, यानी एक ऐसी सरकार जहाँ पे सरकारें चुनी जाएं, एक ऐसा शासन जहाँ पे सरकारें चुनी जाएं। डेमोक्रेसी की एक जो है आसान सी डेफिनेशन हो सकती है कि डेमोक्रेसी कैन बी डिफाइंड एज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना।
तो उसके बाद है कि पीपल एक्सरसाइज देयर पावर इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस बाय चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। यानी डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि लोग पॉलिटिकल प्रोसेस में अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं। कैसे? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करके, है ना। रिप्रेजेंटेटिव्स को वो चूज़ करते हैं, फिर वो पार्लियामेंट में जाते हैं, वहाँ से वो लोगों के लिए फिर काम करते हैं। ठीक है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। यानी भारत जो है सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यानी हमारे यहाँ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हमने अडॉप्ट करा। क्या था वो? 18 साल से ऊपर के जितने भी जने हैं उन सभी को राइट टू वोट हमने दिया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, है ना। सभी चीज़ों को ना ध्यान देते हुए, कलर, कास्ट, जाति, मजहब, सब कुछ छोड़ के सबको राइट टू वोट है। उसके बाद डेमोक्रेसी के अंदर हमारा इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन सेटअप किया गया ताकि हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जा सके। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत की जो लोकतांत्रिक सरकार है, वो हमारे कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। वो प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, है ना। यानी फ्रीडम होगी, इक्वालिटी होगी, भाईचारा होगा, ब्रदरहुड होगा और न्याय मिलेगा, है ना। उसके बाद है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? पंथ निरपेक्ष। ठीक है। सेकुलरिज्म का असली मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है वो ये है कि सेकुलरिज्म मीन्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द नेशन। यानी नेशन से जो है चाहे वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो या फिर इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो या फिर सोशल या फिर कल्चरल एस्पेक्ट हो, नेशन का किसी भी रिलीजन से कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। उसके बाद द टर्म सेकुलर वाज एडेड टू द प्रीएम्बल बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1946। जो सेकुलर टर्म है हमारा, वो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ऐड हुआ था। इट एम्फेसाइज डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम ऑल रिलीजन। और सेकुलर क्या एम्फेसाइज करता है कि जो स्टेट है हमारा यानी इंडिया, उसको उसके अंदर जो भी रिलीजन है सबको ध्यान, किसी को भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। यानी डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम ऑल द रिलीजन्स एंड फुल फ्रीडम टू ऑल रिलीजन्स। और सभी धर्मों को बराबर की स्वतंत्रता दी जाएगी एंड टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। और सभी रिलीजन्स को टॉलरेंस मिलेगा। ठीक। इट ऑल्सो स्टैंड्स फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फॉलोअर्स ऑफ ऑल द रिलीजन्स। और सभी रिलीजन्स के जो भी फॉलोअर्स हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, क्वालिटी भी नहीं होगी रिलीजन के बेसिस के ऊपर। ठीक। अब उसके बाद इस रिलीजन को लेकर के आर्टिकल 25 में कुछ प्रावधान किए गए हैं हमारे लिए। वो क्या क्या हैं? पहला, हमको राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन मिलता है, फिर प्रैक्टिस एनी रिलीजन एंड प्रोपागेट एनी रिलीजन। यानी किसी भी रीजन को हम अपना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रचार कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद सर्वधर्म समभाव। ये जो है यार, ये एक फिलॉसफी है बेसिकली, जिसके ऊपर हमारा सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट जो है इंडिया में वो बेस्ड है। इट इज़ एन इंडियन फिलॉसफी ऑफ सेकुलरिज्म। तो इंडियन फिलॉसफी ऑफ सेकुलरिज्म क्या कहती है? ये कहती है कि डेस्टिनेशन ऑफ पाथ्स, यानी जो भी हमारे यहाँ धर्म है उनका जो डेस्टिनेशन है, जो 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 भी रास्ता चलना वो बताते हैं जितने भी धर्म, उनका जो डेस्टिनेशन है वो सभी का सेम है, ऐसा ये फिलॉसफी कहती है। और कैसे सेम है? क्योंकि सारे धर्म जो होते हैं वो अल्टीमेटली गॉड को ही मानते हैं, है ना। सब जो धर्म है वो मोक्ष या मुक्ति की तरफ इशारा करते हैं। तो वही इसमें लिखा गया है कि इंडियन फिलॉसफी ऑफ सेकुलरिज्म इज रिलेटेड टू सर्वधर्म समभाव, which means that destination of paths followed by all the religions is same, though the paths themselves may be different। हो सकता है रास्ता अलग हो लेकिन डेस्टिनेशन क्या है? सेम है। इसीलिए सबको इक्वल रेस्पेक्ट दी जा रही है रिलीजन्स को इंडिया के अंदर। ये जो फ्रेज है यार, सर्वधर्म समभाव, ये महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है।
इसको उन्होंने पहली बार सितंबर 1930 में यूज़ करा था, जब वो कुछ कम्युनिकेशंस कर रहे थे अपने फॉलोअर्स से, और तब थोड़े थोड़े डिवीजन्स होने स्टार्ट हो गए थे हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में। तब उन्होंने ये बात कही थी सर्वधर्म समभाव की, है ना। उसके बाद है कि सर्वधर्म समभाव को ऑफन ट्रांसलेट किया जाता है कैसे, ऑल रिलीजन्स आर सेम। इसका मतलब हम यही निकालते हैं कि सारे धर्म बराबर हैं, एंड ऑल पाथ्स लीड टू द सेम डेस्टिनेशन दैट इज मोक्ष मुक्ति। और सारे पाथ जो हैं वो एक ही बात कहते हैं कि मोक्ष या मुक्ति की ही बात करते हैं, सबके जो डेस्टिनेशन है रिलीजन्स के, ठीक है। दिस नॉन डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट एंड इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स बाय सिटीजन्स कलेक्टिवली केम टू बी नोन एज सर्वधर्म समभाव। और इसी को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, सर्वधर्म समभाव। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हैज़ बीन गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करी गई है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर यार हमने PYQs को उसमें ऐड किया है, यानी जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस साल के अंदर। तो इसमें जो है आप देख पा रहे होंगे कुछ भी नोट से बाहर का नहीं है, मैंने सारा कुछ आपको कवर करा दिया है। यहीं पे आपका टॉपिक समाप्त होता है ना। सेकुलर सर्वधर्म समभाव आपका लास्ट टॉपिक था। उसके बाद है में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ पे आप इन सभी को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ भी बाहर का नहीं है यहाँ से, चाहे ये सेपरेशन ऑफ पावर हो गई, लिबर्टी हो गई, ये 23 में पूछा गया था। What do you understand by constitution? Features of Indian constitution: equality before law, rule of law. Examples: secularism concept, supreme law of the land, federal and republic, है ना। तो सारी चीज़ें मैंने कवर करा दी हैं ऊपर। आप नोट्स डाउनलोड करके पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा सब कुछ। आप डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल पे भी जाके डाउनलोड कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहीं पे यार हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस प्लीज़ लीव इट इन द कमेंट बॉक्स।